This call is now being recorded. ऑक्टाहेड्रल में क्या क्या पढ़े थे हम? और हम लोग की जो फोर्टनाइटली टेस्ट है वो अभी केमिकल काइनेटिक्स की है, बराबर ना? यस सर। हम्म। सर उसकी वो भेज दोगे आप क्वेश्चन? हमने तो बात डिसाइड किया था ना बेटा, पूरा ही करना है आपको केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है सर। सर उसमें से अपने कुछ थे ना कि वो नहीं करने थे, बाद में मतलब उसमें कराओगे एक आप? या दो क्वेश्चन ही थे खाली जिसमें हाँ सर ग्राफ वो। बनाने का था। हाँ ठीक है सर, वो वाले नहीं करने, ग्राफ क्वेश्चन करने। रहेंगे, बाकी सारे आ सकते हैं ना उसके अंदर। हाँ ठीक है सर। है ना? वैसे लिखा ना, प्लॉट करो लॉग के हाँ वर्सेस हाँ वन बाई हाँ। टी, ऐसे जो ग्राफिकल क्वेश्चन थे ना, हाँ सर। वो शायद वो नहीं आएंगे आप लोग को। बाकी सारे ओके सर। क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे हाँ ऐसे बोर्ड में भी नहीं आते, वैसे ग्राफ पेपर वो लोग दे भी नहीं सकते आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना? वैसे ग्राफ बनाना हम लोग को 10th स्टैंडर्ड से वैसे तो आता ही है। सबकी वैल्यूज दी हो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे प्लॉट करके एक हाँ स्ट्रेट सर, लाइन वो बनानी तो है, तो उसमें आता कोई है। दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चलो, हाँ वो सर। ग्राफिकल क्वेश्चन है, जब आप लोग मेरे को ऑफलाइन मिलोगे ना यहाँ पे कभी, तो हम लोग देख लेंगे। वैसे आने के चांसेस ना के बराबर है स्कूल में, बोर्ड लेवल पे। है ना? तो क्या कह रहे हाँ थे सर। हम लोग कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो, तो टेट्राहेड्रल की बातचीत कर लेते हैं फिर। और एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसका एप्लीकेशन, ये सब बचा है। तो फटाफट उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड भी एक टॉपिक बचा है आपका, वो भी आज करवा देता हूँ मैं। आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, बोलो बेटा। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का सबसे पहले तो हमने बेस क्रिएट किया था एक, कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो टोटल मिला के 5 होते हैं। हाँ डी सर। एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। याद आता है ये? हाँ सर, याद है। उसमें से है ना, जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड थे, इनको टोटल कंबाइनली हम लोग टी टू जी हम्म। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाँ। और वो जो टी टू जी वो। एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे ना, वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। हाँ सर। ठीक है। और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, वो अलोंग द एक्सिस होते हैं, और उसमें भी डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है वो डोनट शेप होता है। ऐसे हमने बातचीत करी थी। और फिर ऑक्टाहेड्रल के केस में, जब मेटल एटम के पास लिगेंड अप्रोच करेंगे, तो हम लोग ने बोला था कि वो जो लिगेंड अप्रोच करते हैं वो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग आते हैं। तो हमने फिर सोचा था कि मेटल के पास 5 डी ऑर्बिटल में से जो डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, उनको लिगेंड के आने से बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि लिगेंड आके उनको रिपल्शन करेंगे। तो फिर जो डी ऑर्बिटल अब तक डी जनरेट थे, अब वो डी जनरेट नहीं रह जाएंगे, उनकी एनर्जी की स्प्लिटिंग हो जाएगी। हम लोग कहते हैं कि ईजी ऑर्बिटल, मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, जो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट थे, वो लिगेंड के आने से रिपल्शन फेस कर रहे हैं। और वो रिपल्शन की वजह से उनकी एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ईजी वाले दो एनर्जी में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, जबकि टी टू जी जो थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जो कि बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट थे, तो उनको एज सच कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग बोलेंगे उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। नीचे की तरफ जाने वाले थे 3, ऊपर की तरफ जाने वाले थे 2। तो नीचे वाले की एनर्जी हमने 2/5 रखी थी और ऊपर वाले की एनर्जी 3/5 रखी थी। मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए। नीचे 3 जा रहे हैं तो दो दो की एनर्जी लेके जाएंगे, तो मिला के 6 हो जाएगी। और ऊपर जाने वाले 2 हैं तो वो 3 3 पर हेड लेके जाएंगे, 3 और 3 मिला के 6 हो जाएगा। हम लोगों ने उस एनर्जी के डिफरेंस को हम लोगों ने डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करा था, अगर आपको याद हो तो डेल्टा ओ से रिप्रेजेंट करा था। और उसको बोला था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ओ से था बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद आ गया पूरा का पूरा? है ना? अच्छा, अब है ना, क्रिस्टल फील्ड थियरी में उसी के आगे ऐसा बोला गया कि अगर लिगेंड स्ट्रांग है, अगर लिगेंड स्ट्रांग है, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी? सोच के बताओ जरा बेटा। अगर लिगेंड स्ट्रांग है
तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ये कहना सही है या गलत? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपस में क्या करते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लोग बोलेंगे कि आएंगे जब, तो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेंगे ना बेटा। और रिपल्शन अगर ज्यादा क्रिएट करेंगे तो हाँ जो सर हाँ। एनर्जी में ऊपर की तरफ जाने वाले हैं वो ज्यादा जाएंगे। तो एनर्जी में जो नीचे की तरफ जाने वाले हैं उनको भी ज्यादा जाना पड़ेगा, तो वह एनर्जी गैप क्या कर देंगे? इंक्रीज। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को वो इंक्रीज कर देंगे। क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? स्ट्रॉन्ग यस फील्ड सर। लिगेंड के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और वीक फील्ड के लिगेंड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है। इसको बना के दिखाना चाहें अगर तो, एक मिनट, वो डायग्राम जरा मेरे को ढूंढना पड़ेगा। पीडीएफ हाँ रखी होगी। ठीक है, दिख रहा है बेटा आप लोग को ये? नो सर, आपने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की शायद। अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग करने का बाकी है क्या? अभी दिख रहा है? हाँ सर। यस। है ना? तो बस आप लोगों को यही सिखाया था मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अंदर। वो देखो ये सब था। लोअर T2G चला गया, अपर EG चला गया, ठीक है ना? अब मैं आपको बाइफरकेशन ये बता रहा था कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और कुछ लिगेंड होते हैं वीक लिगेंड। अब मैं आपसे सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि इस एनर्जी के डिफरेंस को ही हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बुलाते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अगर लिगेंड स्ट्रांग है तो वो रिपल्शन ज्यादा क्रिएट करेगा, एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी उतनी कम भी होगी, तो ये जो एनर्जी का गैप है वो बेटा बढ़ जाएगा। ठीक है, और वीक अगर होगा तो रिपल्शन कम होगा और वो एनर्जी का गैप कम होगा। हम ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं लिगेंड स्ट्रांग है और मेटल के पास उसके डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड स्ट्रांग है और उसके पास डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब उसको भरना है DXY DYZ DXZ और DX² - Y² और DZ² में। तो उसके लिए क्या आसान रहेगा बेटा? देखो, टोटल मिला के यहाँ पे 3 बॉक्स है और यहाँ पे 2 बॉक्स, यही ना बेटा लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑन पेपर हम लोग बॉक्स बना के भी रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को। DXY DYZ DXZ के लिए 3 बॉक्स हो गए, DX² - Y² और DZ² के लिए 2 बॉक्स हो गए। अब किसी मेटल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और वो किस फील्ड में है बेटा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, SL में वो प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा। इन दोनों बॉक्सेस के बीच में, एक ये बॉक्स है आपका और एक आपका ये बॉक्स है, इन बॉक्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा। पहला इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इधर। दूसरा किधर जाएगा? इधर। तीसरा किधर जाएगा? इधर। ऐसी होगा ना बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को अगर एंटर करवाना है तो पहला DXY में चला गया तो दूसरा DYZ में जाएगा, तीसरा DXZ में चला जाएगा। कम एनर्जी में जाना था और पेयरिंग भी नहीं करवानी थी, तो 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब चौथा इलेक्ट्रॉन प्लेस करने की बारी आई, अब मन में सवाल है कि वो इलेक्ट्रॉन को नीचे पेयरिंग करवा लें
या इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजें। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को? हाँ ना तो बोलोगे नहीं आप लोग, बोलो हाँ ना कुछ। हाँ सर। ठीक है, ये हाँ दो सर। है और ये टोटल मिला के तीन है। ठीक है, इस तरह से पहला हम्म। इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। चौथा इलेक्ट्रॉन अब आपसे पूछ रहा है कि नीचे मैं पेयरिंग करूं T2G में या मैं ऊपर चले जाऊं। ठीक है, तो अब वो सोच रहा है तो वो ऐसे सोचेगा कि जहां पर मेरे को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी मैं वहां पे जाऊंगा। ठीक है, अब अगर लिगैंड स्ट्रांग है तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हुआ है, तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में बहुत ज्यादा होती है और पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना बेटा, उससे भी ज्यादा होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि जहां पर एनर्जी कम खर्च करनी पड़ेगी मैं वहां पे चला जाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर का पहाड़ बहुत बड़ा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा क्यों ना मैं पेयरिंग ही करवा लूं। तो इस केस में कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा आपका वो T2G के अंदर 4 और EG के अंदर 0, ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको। समझ में आया आपको क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जब लिगैंड हो स्ट्रांग तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा होती है। तो डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो तीन इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही जाने थे। चौथे इलेक्ट्रॉन से पूछा गया कि तू पेयरिंग करवाना पसंद करेगा या पेयरिंग ना करवा के ऊपर जाना पसंद करेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड के केस में वो ऐसा बोल रहा है कि पेयरिंग ही करवा लो, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो मैं पेयरिंग एनर्जी अभी अफोर्ड कर लेता हूं। तो उसने पेयरिंग करवा ली। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब अगर हम लोग ऐसा कहें, हाँ सर। ठीक है, और मैं बोलूं कि अब लिगैंड कौन सा है, वीक, लिगैंड वीक है और कॉन्फ़िगरेशन अभी भी D4 है, कॉन्फ़िगरेशन अभी भी D4 है, लेकिन लिगैंड वीक फील्ड का लिगैंड है। तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा। लेकिन वीक लिगैंड जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाते हैं वो कम करवाते हैं, इसकी एनर्जी कम होती है और पेयरिंग एनर्जी से भी कम होती है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन को आप पूछो कि तू किधर जाना पसंद करेगा, तो वो बोला कि पेयरिंग एनर्जी में ज्यादा खर्च हो रहा है, एनर्जी पेयरिंग में ज्यादा खर्च हो रही है एनर्जी, तो मेरे को एक काम करो ऊपर भेज दो, मैं पेयरिंग नहीं करवा रहा। तो अब आपको पेयरिंग करवानी नहीं है और आपको ऊपर भेज देना इलेक्ट्रॉन को। समझ गए? तो इस बार का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो T2G के अंदर 3 ही रहे और EG के अंदर 1 हो गया। दैट इज द डिफरेंस। समझ में आ गया आपको क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जैसे ये तो मैंने बता दिया था आपको। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि D4 के केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहा, T2G4 और EG0। और डेल्टा ओ अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से कम रही तो T2G3 और EG1। ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत पूछता है आपसे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के अंदर D4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड के अंदर क्या होगा, ये सब आपसे पूछता है बेटा। समझ गए आप लोग? इतना तक पता चला? नाश्ता वास्ता यस सर। करो कि नहीं? हाँ सर। पता हाँ, चल गया। पता चल गया बेटा, है ना?
तो ये आपको पता चला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हाँ मुझे हाँ। बताओ टेट्राहेड्रल में क्या डिफरेंस आएगा? व्हाट विल बी द टेट्रा। डिफरेंस इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स? अब ये तो पूरी बात ऑक्टाहेड्रल की कर ली। हाँ सर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर व्हाट विल बी द डिफरेंस? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, तो कोई एक मेटल है बीच में, एक लिगेंड ऐसे ऊपर की तरफ है, एक लिगेंड इधर की तरफ है, एक इधर है, और एक इधर लिगेंड। ठीक है? तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के ये लोग अलोंग नहीं आते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस के ये बिटवीन से आते हैं। ठीक है ना? हाँ देखो सर। ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है। अगर आप देखोगे इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो आपको पता चलेगा बेटा कि ये लिगेंड जो है वो अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं बेटा? लिगेंड बिटवीन द एक्सिस से आ रहा बिटवीन है। द एक्सिस। अब अपने पास में फिर से मेटल के पास तो कितने ऑर्बिटल हैं? T2G और EG। T2G का मतलब क्या? DXY, DYZ और DXZ। और EG का मतलब क्या? DX² माइनस Y² और DZ²। अब बताओ टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में अब ये T2G आपको पता है एक्सिस के कहाँ रहते हैं? बिटवीन। और ये एक्सिस के कहाँ रहते हैं? अलोंग। तो अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो T2G और EG में सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन फेस करेगा? जल्दी बोलो बेटा। सर इजी। EG ज्यादा फेस करेगा। हम्म। EG कहां पर प्रेजेंट है? सर अलोंग द अलोंग द एक्सिस। एक्सिस। हाँ बिल्कुल। अलोंग द एक्सिस है। और लिगेंड्स कहां से आ रहे हैं टेट्राहेड्रल में? हाँ सर। बिटवीन द एक्सिस। अभी बताया ना आपको। ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड आते हैं अलोंग द एक्सिस, और टेट्राहेड्रल में आते हैं बिटवीन द एक्सिस। अब अगर लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, तो T2G और EG में रिपल्शन कौन ज्यादा फेस करेगा? बोलो बेटा जल्दी से यार आप लोग। कौन रिपल्शन फेस करेगा? जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जवाब आप लोग से चाहिए बेटा। इतना आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर सर क्या टीटू करोगे? जी सर। अभी भी EG फेस करेगा बेटा। नहीं सर टीटू जी सर। टी बिटवीन टू द टू एक्सिस। जी आएगा। है ना? T2G भी बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है, हाँ सर। लिगेंड भी बिटवीन द एक्सिस में से आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ना बेटा रिपल्शन तो वही लोग हाँ सर फेस करेंगे। टीटू जी लेगा अलोंग द सर। एक्सिस वाला अभी ये बार आराम करेगा बेटा। ठीक है? तो अगर अपने को ऑर्बिटल अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम बनाने का है तो कैसे बना सकते हैं? तो पहले के ये जो पांच है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है? जब लिगेंड करीब आएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एक दो तीन चार और पांच। फिर जब स्प्लिटिंग होएगी तो कुछ एनर्जी में इंक्रीज होते हैं, कुछ एनर्जी में डिक्रीज होते हैं। ये बार एनर्जी किसकी बढ़ेगी? जो रिपल्शन फेस करते हैं। रिपल्शन कौन फेस करेगा? ये बार रिपल्शन कौन फेस करेगा बेटा? जो बिटवीन द एक्सिस आ रहा होगा, इसका मतलब T2G। तो T2G ये बार चले जाएंगे ऊपर, और EG ये बार आ जाएंगे नीचे। डिफरेंस समझ में आया? T2G ऊपर चले गए और EG नीचे आ गए। क्या हुआ बेटा? पता चल रहा है आप लोग को मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाह रहा हूं?
टेट्राहेड्रल हाँ कॉम्प्लेक्स में सर। लिगेंड आते हैं बिटवीन द एक्सिस। मेटल के पास वो डी ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाले? T2G। वही तो रिपल्शन फेस करेंगे, और जो रिपल्शन फेस करता है उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो T2G में कितने होते हैं? 3, DXY, DYZ और DXZ। तो वो ऊपर चले गए, और EG वाले एनर्जी में डिक्रीज हो गए, तो वो नीचे की तरफ आ गए। ठीक है। अब जैसे अगर इस पे एक लाइन को बढ़ाएं आगे, यहाँ पे ऐसे एक लाइन को कंटिन्यू करते हैं आगे, तो ये जो गैप होगा उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2/5 से। बराबर ना? जहां पे 3 लोग जाते हैं वहां पे 2/5 का गैप, और जहां पे 2 लोग जाते हैं वहां पर कितने का गैप? 3/5 का। और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी को ही हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोल के डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पे डेल्टा ओ था, यहाँ पे डेल्टा टी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। શું થયું? समझ में आ भी गई हूँ? देखो ये डिफरेंस है। हाँ इन्होंने, सर। मैंने उन लोग को टेट्राहेड्रल समझाया नहीं था। उनको मैंने बोला था, समझा दिया था, मतलब मैंने बोला था खुद से बना लेना। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे नोट्स में नहीं होगा, ये आप लोग खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है? जैसे देखो ये वाला डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, इसके अंदर लोअर T2G और अपर EG। ऐसा क्यों? अपर EG क्यों गया था? यहाँ पे अपर EG क्यों गया था बेटा? सर अपर इजी क्यों गया था? हम्म। किधर है दिमाग, किधर है बेटा आप लोग का? आज वो एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही बेटा 12th स्टैंडर्ड के अंदर। एक चीज को समझने के लिए इतनी इतनी दिक्कत, इतना स्ट्रेस लेना पड़ रहा है आप लोग को। मैं फिर से एक लास्ट बार समझा रहा हूँ आप लोग को, और देखो आपको समझ में आता है क्या। हाँ एक है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स कहाँ से आते हैं? अलोंग द एक्सिस या बिटवीन द एक्सिस? along the axis. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आते हैं बेटा अलोंग द एक्सिस। हाँ ठीक है? आपको पता है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड अलोंग द एक्सिस से आते हैं बेटा लिगेंड। और ये मैंने आपको बताया भी है एक बार, स्क्रीन पे आप लोग को वीडियो में बताया भी था। राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, फ्रंट और बैक, इस तरीके का इनका शेप होता है बेटा। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड आते हैं अलोंग द एक्सिस। अब T2G और EG। T2G का मतलब DXY, DYZ, DXZ, ये प्रेजेंट हाँ होते हैं बिटवीन द एक्सिस। हाँ सर। और इजी अलोंग द और EG प्रेजेंट होते हैं बेटा अलोंग द अलोंग द एक्सिस। सर। ये हाँ। इसमें आई आएगा? हम्म। एक्सिस में आई आएगा? हाँ, एक्सिस इज द प्लूरल वर्ड। एक्सिस का मतलब सिंगुलर, वो इंग्लिश में आता है ना, सिंगुलर प्लूरल। नहीं सर, ये मतलब ये वाला एक्सिस तो मतलब वो कुआड़ी वाला एक्सिस नहीं होगा? एक्सिस में तो आई आता है। हाँ हाँ, बराबर है तेरी बात। अगर मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करनी है हाँ सर। तो मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस। हाँ इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगुलर वर्ड। हाँ। और अगर मेरे को एक्स वाई और जेड सबकी अच्छा मिक्स बात ओके करनी सर। है तो उसको प्लूरल वर्ड में यूज करना प्लूरल में होता है, एक्सिस। एक्सेस। ये हो ओके। गया आपका प्लूरल। हाँ मतलब वो सर वो
हाँ, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही है ना। एक्सिस और एक्सेस, ठीक है। ओके। चलो, तो ये हो गया आपका। हाँ, लिगेंड्स जो होते अलॉन्ग हैं द। अलोंग द एक्सेस, T2G होता है बिटवीन द एक्सेस और EG होता है अलोंग द एक्सेस। अब ऑक्टाहेड्रल में आप मुझे बताओ, दोनों में से रिपल्शन कौन फेस करेगा? जी सर। क्या? EG, जी जी। है ना? तो हाँ जो सर। रिपल्शन फेस करता है वो ऊपर जाता है, हाँ, और जो रिपल्शन फेस नहीं करता वो नीचे जाता वो है। नीचे जाता है। हम्म। देख लो, हाँ EG सर। आपने बोला रिपल्शन फेस कर रहा है वो ऊपर इससे जाएगा, ऊपर गया। T2G रिपल्शन फेस नहीं कर रहा वो नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ सर, एकदम। जो यहाँ पर देखना, ये जो हाँ सर, दिख रहा है। हम्म जो लोअर डबल वाले इजी, होते हैं ना, जो डबल अपर वाले इजी होते क्यों लिखा है पता चलता है। हैं, ये T2G। अगर हम्म। यहाँ पे 3 है तो एनर्जी का गैप याद रखना 2/5 आएगा, और यहाँ पे हाँ, 2 ही है तो एनर्जी का गैप थ्री बाई थ्री बाई फाइव फाइव आएगा। इतना समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब अगर मैं वही आपसे कह रहा हूँ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हाँ, तो उसमें लिगेंड्स बिटवीन द एक्सिस से आते हैं। हम्म अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो लिगेंड्स होते हैं वो आते हैं बिटवीन द एक्सेस। हाँ सर। T2G तो अभी भी बिटवीन द एक्सिस ही होगा ना, T2G चेंज थोड़ी हाँ सर, होगा, वो बिटवीन द तो होगा। एक्सिस। और जो आपका EG है और अलॉन्ग। वो अलोंग द एक्सिस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि T2G और EG में रिपल्शन कौन फेस करेगा? T2G सर। T2G, तो वो ऊपर हम्म, चला जाएगा, और जो रिपल्शन फेस नहीं करेगा वो वो EG नीचे है, वो चला नीचे जाएगा। आ जाएगा। हाँ। तो T2G ऊपर आ गया और EG नीचे आ गया। हाँ, T2G तो वो मतलब टू बाई 3 फाइव होते हैं तो उसका एनर्जी गैप 2/5, 2/5। और EG में 2 ही होते हैं तो उनका एनर्जी गैप 3/5। तो वहां वाली क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहां पर वाली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ सर, क्लियर है बेटा? एकदम सब सर। लोगों के नाम ले लेके पूछूं या फिर आप लोग को समझ में आ गया? जिसको डाउट हो वो पूछ लोगे, किसी को डाउट है तो अभी भी मैं कह रहा हूँ आप लोग पूछ लो बेटा, है ना। ये 4 मार्क का आप लोगों को सीधा सीधा थियरी पूछ लेता है इस चैप्टर से, कि एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, या एक्सप्लेन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सर टेट्राहेड्रल अभी कॉम्प्लेक्स इसको की नो नोट्स में डाउट लिखी सर। हुई नहीं है ना, इसमें उसको नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझाया है ना, हाँ सर, उसी वही तरह लिख से देना है, आपको बस थोड़ा टेट्राहेड्रल को भी चेंज समझाना करके। है, लेकिन ओके सर। ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। हाँ सर। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप बोलोगे कि EG विल फेस रिपल्शन, जबकि टेट्राहेड्रल में बोलोगे T2G विल फेस रिपल्शन। वहां बोलोगे कि EG की एनर्जी बढ़ेगी, यहां बोलोगे T2G की एनर्जी बढ़ेगी, है ना। वहां पर हम लोग बोलेंगे T2G की एनर्जी कम होगी, यहाँ पर EG की एनर्जी कम होगी। इस तरह से EG है ये, मतलब इजी है ये, ठीक है। यस सर। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आई होप कि बेटा सबको समझ में आ चुकी है। आयुषी को समझ में आया? आयुषी है ही नहीं, माइक नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है? कुछ लिख रहे हो क्या? हाँ सर, हूँ सर, नहीं, इसका मतलब क्या समझूं मैं? हाँ सर, हूँ सर, नहीं। सर ये लैंग्वेज तो हमको भी नहीं आती। सर ये अलग है कुछ, क्या? ये कुछ अलग है कुछ ऐसा बोलो। अलग है सर। ये अलग है?
हाँ सर, हूँ भी सर नो और सर, नहीं भी सर। नहीं भी सर। वो गले में बहुत दुख रहा है एंड फीवर भी है। हम्म, अरे सर। सबको ऐसा ही है। वो गले में दुख रहा है और फीवर भी है, तो हमको गले का यूज ही नहीं करना है बेटा, तू टाइप कर रही थी। अरे सर, चलो कोई नहीं। अब्दुल भाई, किधर हो आप? हाँ सर, वो टाइप कर रहा था अभी, पहले बोल भी रहा था। अब्दुल। हाँ सर, उसने टाइप अच्छा। किया है। हम्म। अभी तो था, इधर ही है तो। आदित्य। कंप्यूटर में। Yes, sir. इसमें आ गया बेटा। Yes, sir. मुर्तुजा। यस सर। खुशी। यस सर। किधर है यार, आजकल सूरत में पाई नहीं जा रही तुम। मैं इधर ही हूँ सर, कहीं नहीं कहीं। नहीं, मैं वो खुशी की बात कर रहा हूँ। वो खुशी भी इधर ही है। वो खुशी नहीं रही, सूरत में नहीं रहती खुशी आजकल। Happiness वाली. हम्म। राज, राज का माइक नहीं चल रहा क्या? यस सर, समझ आ गया, नो डाउट। सर चेक। हम्म। चलो बेटा ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी समझा दी। अब मेरे को समझाने का है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें आप लोगों का ये बोर्ड लेवल पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा, कि जो TiH2O6+3 है ना, वो वायलेट इन कलर होता है। तो समझाओ इसको। ठीक है, समझाते हैं इसको। टाइटेनियम H2O6 3+ इज वायलेट इन कलर, गिव रीजन फॉर इट। पहली बात तो, ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड इन नेचर क्यों होते हैं, वो अगर समझे। ठीक है। हाँ सर। जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करी आप लोगों ने, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग हुई लोअर T2G में और अपर EG में, है ना, यही स्प्लिटिंग हुआ ना। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन T2G में रहता है, इलेक्ट्रॉन T2G में रहता है, तो अब इसके पास स्कोप है बेटा कि वो T2G को छोड़ के कहा जा सकता है, EG में। कब? जब इसको एक पर्टिकुलर फोटोन से फेंक के मारेंगे। पढ़ हाँ रहे हो ना बेटा आप लोग, फिजिक्स में अभी वही पढ़ रहे हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हो पूरा का पूरा, है ना। फोटोन हम्म। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, उसको फेंक के एक मारेंगे एनर्जी का तो वो पैकेट। उसका एक्साइटेशन हो जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल होता है, तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तब जाके वो एनर्जी एमिट करेगा, और वो अगर विजिबल रीजन में लाई करेगी तो वो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। ये पढ़ रहे हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वही पढ़ रहे हो बेटा आप लोग, कि फोटोन मारेंगे, वर्क फंक्शन के बराबर सरफेस पे आ जाएगा, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़ जाएगा। ऐसी सब चीजें पढ़ रहे हो ना, उस दिन मैं देखा गुंजन सर आपको पढ़ा रहे थे, यही सब चीजें पढ़ा रहे थे, Yes, बराबर है। sir. तो हम लोग ऐसा कह रहे हैं बेटा कि एक पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन को मिले, तो इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी में तो अब रह नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका ट्रांजिशन हो जाएगा T2G से कहाँ पे, EG में। ठीक है। लेकिन वो EG में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि वो उसका एक्साइटेड स्टेट है। तो वो EG से वापस T2G में आने की कोशिश करेगा, और तब जाके वो खुद फोटोन को या एनर्जी को रिलीज करेगा, जिसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। और वो वेवलेंथ कुछ 3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7600 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में आता है। ठीक है, किसका है ये? 3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7600 एमस्ट्रॉन्ग तक का वेवलेंथ कौन सी रीजन का होता है बेटा? विजिबल रीजन का होता है। ठीक है। तो इसलिए ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कलर्ड। अगर आपसे पूछता है कि ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं, तो वो क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, और उसमें से हमें कहा जाता है कि इसको डिवाइड करो 1.5 और 0.5 मार्क्स में। और 1.5 बच्चे को तब देना होता है जब वो सिर्फ इतना सा लिखे कि मेन रीजन इज डी डी ट्रांजिशन।
1.5 मार्क तो आपको तभी मिल जाते हैं जब आप सिर्फ इतना लिख देते हो डी ट्रांजिशन। अगर आप ध्यान से देखो तो डी ट्रांजिशन ही हो रहा है। ये T2G भी तो डी ऑर्बिटल ही था, ये EG भी तो डी ऑर्बिटल ही है, और इलेक्ट्रॉन आपका डी ऑर्बिटल से कहां जा रहा है, डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है। ये और बात है कि अब वो स्प्लिटिंग की वजह से अलग अलग एनर्जी के हो चुके हैं, एक कम एनर्जी का एक ज्यादा एनर्जी का है, लेकिन ट्रांजिशन तो अल्टीमेटली डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही हो रहा है या नहीं। यस सर। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलर्ड, तो इसका एकमात्र रीजन होता है डी डी ट्रांजिशन। और बाद में फिर ये ताम झाम आप बना के दिखाओगे तो वो कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपको सीधा सीधा 2 मार्क्स मिल जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो TiH2O6 है, यही क्वेश्चन था ना उसके अंदर, TiH2O6 3+, यही था, वायलेट इन कलर होता है, यही पूछा है ना। इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या आएगा, डी डी ट्रांजिशन। इसको समझाते हैं, ठीक है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टाइटेनियम, 22। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गॉन 4s2 और 3d2, सही है बात। यस सर। टाइटेनियम लेकिन +3 स्टेट में है बेटा, टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल Yes, होता है sir. बेटा, तो जो +3 ओवरऑल चार्ज है वो टाइटेनियम के ऊपर का ही तो होगा, और +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने का है। हाँ मतलब 4s1। नहीं, 4s तो पूरे 3D सर। इलेक्ट्रॉन दे देगा कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो वो तो आउटर मोस्ट शेल का ऑर्बिटल है, वो दोनों के दोनों दे देगा, तो 4s 0, और 3D में से भी एक चला गया तो 3D 1। अब मुझे बताओ कि ये कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, है ना। यस। कैसे पता चलता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, कैसे पता चलता है ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, बेहोश कर दोगे आज तो मेरे को आप लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है, दोनों ही केस में शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो तो वीबीटी के हिसाब से dsp2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होता है और dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनार होता है। यस सर। पढ़ाया ना वीबीटी पूरा का पूरा यार, ठीक है। तो अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन मैटर करती है क्या, नहीं। sp3d2 होगा तो भी शेप ऑक्टाहेड्रल, d2sp3 होगा तो भी शेप ऑक्टाहेड्रल। अब मुझे Yes. बताओ कि जो एग्जांपल आपको दिया गया है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल सर। चाहे जो हो जाए ऑक्टाहेड्रल ही होगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो भी आए वो बात का मैटर है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल ही होगा। और Yes. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग जो होती है वो लोअर T2G होती है और अपर EG होती है या नहीं। यस सर। और अगर D के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो हमेशा ही नीचे रहेगा, यस सर। ठीक है। और अब आप इसको एनर्जी देते हो तो वो कहाँ चला जाएगा आपका, EG EG में। तो आपका जो EG ट्रांजिशन हो जाएगा वो T2G1 में से आपका इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, EG1 में। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन वहां पे रह सकता है, नो सर। तो वो डी एक्साइट होके वापस आएगा। मतलब कौन सा ट्रांजिशन वापस हो जाएगा,
EG1 से T2G1, और तब वो क्या एमिट करेगा? फोटोन। और फोटोन की पर्टिकुलर क्या होगी? वेवलेंथ। और वो वेवलेंथ किस रीजन में लाई करती होगी? वायलेट में। इसलिए TiH2O6+3 का कलर क्या होता है? वायलेट। देखा, इस तरह से आप लोगों को टेक्निकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि TiH2O6 का कलर कौन सा होता है, वो आपसे बोलेंगे कि TiH2O6 का कलर वायलेट होता है। अब आप समझाओ उसको कि वायलेट कैसे। कोई दूसरा कंपाउंड दे देंगे और आपको बोलेंगे कि ये ऑरेंज कलर का होता है, समझाओ कैसे। या आपको जनरलाइज पूछ लेंगे कि ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं कैसे। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे कलर के ऊपर, 1.5 मार्क्स तो आपको डी ट्रांजिशन ही दे रहा है। फिर आप थोड़ा सा ये डायग्राम बना लो, T2G1 से EG एक्साइटेशन, EG1 से T2G1 डी एक्साइटेशन, और जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ लाई करता है वायलेट रीजन में, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का होता है। और अगर आपको जनरली पूछे तो आप बोलने का कि जो वेवलेंथ है वो 3800 एमस्ट्रॉन्ग से 7600 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में होती है, और ये वायलेट रीजन होता है, सॉरी, ये विजिबल रीजन होता है, इसलिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होते हैं? कलर्ड। समझा पाया गया? समझा लिया मैंने आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो ये एक टर्म थी आपको सीखनी थी बेटा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटेनियम+3 का आर्गोन 3D1 लिखा हुआ है, ये मैंने आपको समझाया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये मैं आपको बताया। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था ना, ऐसा बता रहा है वो आपको। T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। अब एक्साइटेशन में T2G1 EG0 से T2G0 EG1 पे चला गया होगा। ठीक है, गेट्स एक्साइट एंड रीच टू हायर एनर्जी लेवल, बट ड्यू टू अनस्टेबिलिटी it returns back emitting certain amount of energy which falls in visible spectrum। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ करेक्ट कर लेना, है ना। कितनी बोली थी मैंने? 3800 से लेके, ये नैनोमीटर में लिखी हुई है एक्चुअली, मैं एमस्ट्रॉन्ग में बता रहा हूँ। 3800 एमस्ट्रॉन्ग से लेके 7600 एमस्ट्रॉन्ग। तो यस इसलिए सर। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना कॉम्प्लेक्स, वो जनरली कैसे होते हैं बेटा? कलर्ड होते हैं। और दिस इज नोन एज कौन सा ट्रांजिशन? डी ट्रांजिशन। और हियर द कलर इज वायलेट फॉर TiH2O6। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया बेटा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, तो ये अगर पूछता है तो आप कर सकते हो बेटा। आपको या तो पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स जनरली कलर्ड होते हैं, तो भी यही रीजन। ये वाला कॉम्प्लेक्स वायलेट होता है, तो भी यही रीजन। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स दे के कोई दूसरा कलर दे देंगे, तो भी यही रीजन, है ना। कोई रीजन में चेंज तो नहीं होगा बेटा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेंड करोगे। ठीक है, अब आपकी बारी है। एक ही टॉपिक बचा है इसके अंदर, बिफोर एप्लीकेशन, मेटल के कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, जैसे NiCO4। अब आप देखो, एकदम देखते जाओ, आपको एकदम इजी लगेगा बेटा, खाली शेप बना बना के दिखाने का है और मैं आपको समझाता हूँ। NiCO4 का शेप देख लिए? CO का मतलब क्या? CO का मतलब कोबाल्ट, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग कार्बोनिल्स बोलते हैं। ठीक है, देखो ये CO और ये CO में अंतर है, डिफरेंस है। ये CO मतलब CMA, सेंट्रल मेटल एटम, कोबाल्ट रिप्रेजेंट करता है, और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड को मतलब कार्बोनिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको जितने सिलेबस में दिए हैं वो सारे स्ट्रक्चर मैं आपको बना बना के दिखा देता हूँ। NiCO4 का शेप, शेप कैसा है बेटा? ये टेट्रा हेड्रल सर। टेट्राहेड्रल। ठीक है। FeCO5, बीच में ट्रायंगल है, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड, ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल, ठीक है। CO CO6, समझ पा रहे हो? ये CO CO6 का मतलब सारे कार्बोनिल नहीं है बेटा। बीच वाला जो CO है वो ऐसे लिखने लिखने का आपको, CO वो आपका कोबाल्ट है, और बाकी के CO का शेप इस तरह से, और बीच में स्क्वायर बन रहा है, ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, ठीक है, इस तरह से, और नीचे भी ज्वाइन कर दो ऐसे ही, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो शेप होता है वो कौन सा शेप होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ऐसे और दो चार हैं, वो भी आप देख लो जरा। Mn2CO10, Mn2CO10, दो मैंगनीज होते हैं इसमें, और बाकी शेप तो ये अभी भी ऑक्टाहेड्रल ही है बेटा, है ना? ऑक्टाहेड्रल शेप है कि नहीं है? एक पर्टिकुलर Yes, के आयन के हिसाब से देखें तो ये भी टेट्रा ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, है ना? देखो ये एक बन रहा है, ये एक बन रहा है, और ये एक बन रहा है, एक ये और एक ये, सब एक्सिस को वो कवर करते हुए है। तो Mn और Mn के बीच में बॉन्डिंग कर लेने की, और एक Mn को 5 5 कार्बन मोनोऑक्साइड दे देने का, तो आपका ये Mn2CO10 बन जाएगा बेटा। क्लियर है बेटा? है ना? ये सारे शेप आपको कार्बोनिल कंपाउंड के पता होने चाहिए। किस तरीके से बॉन्डिंग होती है ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी, आप लोग खाली फिलहाल के लिए एग्जाम्पल देख लो। ये देखो CO2 CO8, CO2 CO8, तो ये CO, एक CO ऊपर और 3 CO ऐसे नीचे, ऑक्टा टेट्राहेड्रल बन गया पहला वाला, खाली CO के रिस्पेक्ट में देखे तो। और ये एक CO, ऊपर CO, इधर CO, इधर CO और इधर CO, ठीक है। जरा देख लो अच्छे से, समझ में आ गया आप लोग को? CO2 CO8, हाँ सर। है ना? ये वाला जो CO है इसका है, और ये वाला जो CO है इसका है, एक ऊपर और 3 नीचे ऐसे, एक ऊपर और 3 नीचे ऐसे, इस तरीके का आप शेप बना लेना बेटा, है ना? अब एक्चुअली ये जो CMA है और जो आपका CO है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती कैसी है, इस बॉन्डिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को CBSE में पूछे गए, ठीक है। क्योंकि अगर NCERT पैटर्न की सुने तो वो लास्ट ईयर ही आया है अभी, है ना? NCERT पैटर्न लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर मतलब यही क्वेश्चन आया है, ये 2020 वाले में ये क्वेश्चन था शायद, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये था क्वेश्चन, CBSE में था, लेकिन GSCB का मुझे ठीक से याद नहीं है। इससे पहले क्यों नहीं आया? इससे पहले सिलेबस में ही नहीं था बेटा ये, क्योंकि NCERT पिछले साल ही आई है। और मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, या करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये बार पेपर चेकिंग में गया था मैंने, ये सिनर्जी के इफेक्ट चेक किया है, यही साल 2020 में ही मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और यही साल सिलेबस में भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो पिछले साल मैंने जब करवाया था तो इन लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट टिक मार्क करवाया था, देखो इन्होंने किया इंपॉर्टेंट, और 2020 में यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये जो बॉन्डिंग है वो होती किस तरह से है, इसको अपने को समझने का है अभी, ठीक है। देखो पहले तो मैं डायग्राम इसमें ट्राई करके बताता हूं आपको कितना समझ में आता है, जरा देखो। कंसेप्चुअली ये लास्ट कंसेप्ट बचा है इस चैप्टर का, अगर ये समझ में आ गया ना तो बाकी एप्लीकेशन तो आप एक बार पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है CO, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एकदम बेस लेवल से शुरू कर रहा हूं, देखना। अब बताओ कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का है मेरे को, तो एक लोन पेयर बचेगा इसके ऊपर और दूसरा लोन पेयर बचेगा, है ना? क्योंकि ऑक्सीजन के पास टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, उसमें से 2 कर दिए उसने बॉन्डिंग में खर्च, तो 4 उसके ऊपर रखे रहेंगे ऐसे डॉट्स के फॉर्म में। और अगर कार्बन की सुने तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, जिसमें से उसने बॉन्डिंग में खर्च कर लिए हैं 2, तो उसके ऊपर 2 डॉट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ऐसे। हाँ ना, कुछ yes, बोलो बेटा, yes, sir. पक्की बात है। इस स्ट्रक्चर से क्या ऑक्सीजन खुश है?
इस स्ट्रक्चर से ऑक्सीजन बिल्कुल खुश है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? मैं आपसे अगर कहूं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 बीच में रखे हैं, तो वो शेयर तो कर ही रहे ना, दोनों शेयर करते हैं, तो ऑक्सीजन को कोई तकलीफ? नो सर। कार्बन को कोई तकलीफ? तो कार्बन को तो बहुत तकलीफ है। कार्बन को क्या तकलीफ है? कार्बन की ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बीच में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो टोटल मिला के उसके पास इलेक्ट्रॉन है अभी उसके 6। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर। यस सर। ठीक है, तो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है? नो सर। नहीं। और जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो स्टेबिलिटी आएगी नहीं। तो ये कार्बन ऑक्सीजन को बोलता है कि तू एक काम कर, तेरे ऊपर का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में शेयर कर लेना, तू तो यूज कर ही लेगा उसको, और मैं भी शेयर कर लूंगा, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के शेयर करता है बीच में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब आता है ना, जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को उसने बीच में शेयर कर लिया। देने वाला ऑक्सीजन है, लेने वाला कार्बन है, तो एरो टुवर्ड्स द कार्बन बनेगी। समझ में आया यस। आपको? तो अब इसका एक्चुअल शेप कैसा हो गया? सी, 2 बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर और कार्बन के पास एक लोन पेयर। अब दोनों खुश है ना? यस। यस बीच सर। में 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के ऊपर 2, तो मिला के उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और ऑक्सीजन का तो कंप्लीट था ही। तो ये कार्बोनिल का शेप हो गया। अब वही कार्बोनिल के शेप को लोब डायग्राम बना के दिखाया है सी, और ये वाला तो मैंने आपको समझा दिया। और मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो एक लोब बना के मैंने उसके अंदर पुट कर दिया, और ये उसकी खाली है। ऑर्बिटल तो बहुत सारे होंगे ना, सब भरे हुए नहीं होंगे, ये और बात है बेटा, है ना? और कार्बन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो था, और बाकी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो खाली रहेंगे। और जो खाली ऑर्बिटल में मैंने उसके ऊपर पाई और बनाया है स्टार। बता सकते हो बेटा ये पाई स्टार किसको बोलते हैं? पाई स्टार का मतलब क्या होता है? लास्ट ईयर चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग थियरी का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नहीं सर, याद नहीं आ रहा सर 5 स्टार वाला। एक सिग्मा था, एक सिग्मा स्टार, एक पाई, एक एक पाई पाई स्टार। स्टार। हाँ सर। और कैसे कैसे डायग्राम बनाए थे? एक ऐसा डायग्राम, फिर एक ऐसा डायग्राम, याद है हाँ आपको? सर, वो फिर हाँ 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 हाँ। फिर और एक ऊपर बॉक्स ऐसा, बनाए थे फिर। हाँ एक ऐसा। क्या था वो? पाई स्टार का मतलब खाली ऑर्बिटल ही थे, वो ऑर्बिटल ही थे। देखो जैसे ऐसे ये वाला, हाँ सर। ठीक है ऐसे। ये जो ऊपर वाले थे ना, ये हम लोग उसको पाई स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। और हाँ सर। पाई स्टार का मतलब कुछ और नहीं है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हाँ, ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग, हाँ सर। एक वो बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर और ये anti bonding। और एक था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कार्बन हाँ का सर। ये खाली वाला हिस्सा है बेटा, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हो गया सीओ। अब बॉन्डिंग उसको करनी है मेटल के साथ में। ये आपका मेटल, और ये मेटल के कौन से ऑर्बिटल्स है? सारे डी ऑर्बिटल्स हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब देखना इनका अरेंजमेंट किस तरह से। कार्बन के ये वाला जो ऑर्बिटल है कार्बन का, जो के भरा हुआ है, उसके सामने मेटल का खाली आया।
ठीक है। और कार्बन का जो एंटी बॉन्डिंग खाली है उसके सामने मेटल का भरा हुआ आया, क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल होता है उसके पास में डी ऑर्बिटल कुछ एम्प्टी भी होते हैं और कुछ भरे हुए भी होते हैं, पता है ना बेटा। Yes. डी एक्स वाई Yes, sir. इलेक्ट्रॉन होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में नहीं होंगे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और क्योंकि ये बनाने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो तभी बनता है ना जब एक ही ऑर्बिटल अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे। तो एक पूरा भरा हुआ होना चाहिए और एक एम्प्टी होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है वो मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और ये ओवरलैपिंग देखो सामने वाली हो रही है, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और इससे कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिग्मा, है ना बेटा। देखो Yes, sir. 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री ऐसा कुछ होता ही नहीं है, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री। अब 11 का देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, वो कंसेप्ट हमने पढ़ा है 11th में, काम आ रहा है आपका 12th में। तो ये आपका बन गया पहला सिग्मा बॉन्ड। फिर क्या होता है ना इसके अंदर कि कार्बन का जो एम्प्टी पाई स्टार है और मेटल का जो भरा हुआ है ऑर्बिटल, वो इसके साथ में ऐसे क्रॉस शेयरिंग करता है। ये बार मेटल दे रहा है और कार्बन ले रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग ऐसे सामने सामने वाली है। तो अब ये जो बॉन्डिंग होएगी वो सिग्मा नहीं होएगी, कौन सी होएगी? Pi bonding. और ऐसे बॉन्डिंग को जिसमें मेटल का दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वो सामने वाले में जा रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये बात देखो कि एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए था वो तो बन ही रहा है, लेकिन ऊपर से पाई बॉन्ड वाली बैक बॉन्डिंग भी हो रही है, मतलब एक और ऊपर से भी बॉन्डिंग हो रही है। तो ये बॉन्ड कैसा हो गया बेटा? हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, और ऐसे इफेक्ट को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? Yes, sir. है ना, पूरा का पूरा डायग्राम एकदम अच्छे से आप लोग को इस तरह से बनाने को आना चाहिए। तो सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है? ये सिनर्जी इफेक्ट के हम लोग 0.5 मार्क्स दे रहे थे बेटा ये साल, मुझे अभी याद आ गया पूरा अच्छे से, है ना। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखने का रहेगा, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ ही लेते हैं इसका, ठीक है ना। वो क्या लिखा है? पहला पॉइंट समझ में आया कि जो मेटल और कार्बन का बॉन्ड है मेटल कार्बोनिल में, it possesses both सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर्स। दोनों ही कैरेक्टर दिख ही रहे हैं आपको, सिग्मा भी Yes, है sir. और पाई भी है, ठीक है। अच्छा ऊपर जाते हैं। अब जो मेटल कार्बन का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, वो कैसे बन रहा है? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका? कार्बोनिल कार्बन का। ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो किसके डोनेशन से बन रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बन रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो यही लिखा है देखो, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। लेकिन फिर जो मेटल कार्बन का पाई बॉन्ड बन रहा है वो किसके डोनेशन से बन रहा है? बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो डोनेट कर रहा है किसमें? इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे हाँ ना बेटा, कुछ समझ में आ गया आप Yes. लोग को? परफेक्ट, Yes, है sir. ना। Yes, sir. और यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। तो दिस बैक बॉन्डिंग क्रिएट्स विच इफेक्ट? सिनर्जिक इफेक्ट। और सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब ही होता है which strengthens the bond between carbon monoxide and metal। अभी तक आपने जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स पढ़े बेटा, उसके अंदर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन मेटल कार्बोनिल का केस ही बिल्कुल अजीब है बेटा। इसके अंदर
सिग्मा कैरेक्टर भी होते हैं और पाई कैरेक्टर भी होते हैं, और ये जो हाँ पाई सर। कैरेक्टर बैक बॉन्डिंग से बनता है ना बेटा, वही बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं। यस सर। एकदम क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो इस तरह से अगर आपको यस मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की बॉन्डिंग समझाने को बोले तो आप लोग को वो डायग्राम बना के ये 4 पॉइंट को समझाने का था बेटा। यही साल आया था, तो अगले साल आने का चांसेस मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलेंगे है तो बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब यस समझ में आ गया। ठीक है, अब छोटी छोटी सी बातें कुछ बची हुई हैं, तो देख लो ये जरा अच्छे से। देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये सब चीजें थोड़ी बहुत है, बहुत बहुत इजी है बेटा, ये आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में बहुत खेला हुआ है। देखो मेटल और लिगेंड एमएल बन गया, पहला लिगेंड आया तो उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 लिख दिया आपने। फिर एमएल में एक और एल गया था ML2, K2 हो गया इसका। ML2 में एक और एल गया तो ML3 K3, ML3 में एक एल गया तो ML4 K4। अरे हाँ ना, यस सर। 1 बाय 1 करके लिगेंड जोड़ते जा रहे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, ये चारों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो ML ML कैंसल, ML2 कैंसल, ML3 कैंसल, मेटल बचा उसको लिखा, लिगेंड 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 और लिगेंड मिला के 4 लिगेंड लिखे, यस सर। और लास्ट में ML4 बचा था, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा 4 से। अब बीटा 4 ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, चारों स्टेप का मिला के। ये हो गए K1 यस K2 K3 K4, ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, और रिलेशन क्या होगी बेटा, सीधा सीधा बीटा 4 को आप पाने के लिए K1 K2 K3 और K4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना बेटा, पता है ना आपको, लास्ट टाइम पे मैं बताता था कि ये पहली रिएक्शन है उसका K1 है, दूसरी रिएक्शन की K2 है, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका जो नया K बनेगा वो K1 इंटू K2 होगा। यस याद है? सर। ठीक है, अगर यस सर। याद नहीं भी है तो इसको भी शायद मैंने लिखवाया होगा, देखो। K1 का क्या अरे यार, K1 का क्या होगा, ML अपॉन M इंटू L, यही होता है ना। K को ऐसे डिफाइन करते हैं, एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। यस सर। ठीक है, पहली वाली रिएक्शन अगर आप देखो, पहली वाली रिएक्शन क्या थी, M प्लस L इज गिविंग ML, तो इसका K1 क्या होगा, प्रोडक्ट ML अपॉन M इंटू L। यस सर। फिर ML में L को प्लस करने से ML2 बना था, तो K2 क्या आएगा, ML2 अपॉन ML इंटू L। देख लिया? तो इस यस सर। तरह से K3 भी आ गया, इस तरह से K4 आ गया। अब जब आप K1 K2 K3 और K4 को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या क्या कट जाएगा, ये ऊपर से ML नीचे से ML, ऊपर से ML2 नीचे से ML2, ऊपर से ML3 नीचे से ML3, और यस क्या सर। बच जाएगा बेटा, तो आप देख रहे हो कि ML4 ऊपर बच गया, नीचे बच गया आपका सिर्फ M, और नीचे बच गया L मतलब L की पावर 4, तो ये बच गया, और वही तो बीटा 4 था आपका, यस सर। है ना। वो देखो बीटा 4 कैसे बना था आपका, ये M प्लस 4L मिल के ही तो ML4 बना था। और आपको यस पता है कि इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ML4 ऊपर आएगा, M नीचे आएगा, L नीचे आएगा, और जो कोएफिशिएंट होता है वो पावर में ही तो चला जाता है। यस सर। सिर्फ बोलने का मतलब ये है कि जो आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मल्टीपल होता है। एकदम क्लियर था बेटा, इजी था, है ना, हो गया यस सर। शायद मेरे ख्याल से, है ना। बस अभी आपका एप्लीकेशन बाकी है, तो एप्लीकेशन 1 बाय 1 करके देख सकते हो आप लोग। पानी होता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, तो हार्डनेस को एस्टिमेट करते हैं EDTA को यूज करके। EDTA एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा है, ठीक है। मेटलर्जी करते हैं जब हम लोग, ये पढ़ चुके हैं सिल्वर और गोल्ड की, तो अगर आपको याद हो तो मेटल का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है कि नहीं, यस सर। याद है बेटा, लीचिंग लीचिंग प्रोसेस में गोल्ड यस और सर। सिल्वर का साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया था, बाद में जिंक के साथ में उसको रिप्लेस करवाया था। बहुत सारे हम लोगों के डे टू डे लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जैसे
हेमोग्लोबिन, जैसे क्लोरोफिल, जैसे विटामिन B12। तो क्लोरोफिल जो है ना वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मैग्नीशियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो क्लोरोफिल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम का। हेमोग्लोबिन जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। और विटामिन B12 जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का। तो है ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होगा कि नहीं। विटामिन B12। Yes, विटामिन sir. B12 इज हाँ, अ विटामिन कोऑर्डिनेशन B12. कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। यस सर, ओके। ठीक है। फोर्थ, एक नाम लिखा हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन रोडियम क्लोराइड। इस कैटलिस्ट को हम लोग विल्किंसन्स कैटलिस्ट बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में काम आता है इंडस्ट्रियली। अगेन इट इज विच कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बड़ा काम है। जैसे सिस्प्लेटिन नाम का ड्रग होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बॉडी में ट्यूमर की ग्रोथ रोकने के लिए यूज होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। तो ऐसे 5-5 एप्लीकेशन लिखे हुए हैं बेटा, आप लोग अब एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएगा आपका, है ना। Yes, sir. ठीक है। तो दैट्स वेयर वी कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर। कल के लेक्चर में आप लोगों को मैं इसका NCERT एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताने वाला हूं बेटा। आप लोग जरा ओके अच्छे सर। से ये चैप्टर को पढ़ लेना बेटा। ठीक है। हाँ सर, Yes, sir. डाउट वगैरह हो तो भी कल आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, है ना। ठीक है सर। Yes, तो sir. एनर्जेटिकली रहा सर करो लैब में। हाँ, बोलो 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 हाँ बेटा, सर, पूछो, सुन रहा हूँ। वो सर वो केमिकल काइनेमेटिक्स में वो न्यूमेरिकल्स में सर आप लिंक दे दो ना कि कौन कौन से मतलब करने हैं ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ बेटा खाली अपने टेस्ट के लिए नहीं, बोर्ड के हाँ सर, एग्जाम से वो तो रिलेटेड भी। खाली इसके अंदर कोड अपना केमिकल, पहली बात तो काइनेटिक्स बोलो यार, काइनेमेटिक्स तो फिजिक्स है। केमिकल हाँ सर। काइनेटिक्स है ना। केमिकल हम्म काइनेटिक्स में आप लोग को ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम्म और आर्हेनियस इक्वेशन। और हाँ सर, और फिर ये सब वो कैल्शियम के वो एग्जांपल दिए थे कि बच्चे में ऐसे बोन्स के पता हाँ है तो वो वो एक। फर्स्ट ऑर्डर ही तो था बेटा। अच्छा। वो रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर थी ना। टी हाफ हम्म इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के ही तो था। हम्म तो फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेटा ऐसा हो तो मैं आप लोग एक काम करो, अभी पूरा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है तो आप मेरे पास से हम्म क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मंगवा लो। एटलीस्ट उतना तो हम्म कर लो फोर्टनाइटली टेस्ट के लिए। हाँ ओके फिर सर। ठीक इसे है। हाँ आगे की तो देखेंगे, आगे तो पूरा करेंगे लेकिन हाँ अभी के आगे तो लिए पूरा तो। कर लो। और इनफैक्ट हम लोगों ने हाँ पूरी ही एक्सरसाइज सॉल्व करी है, मैंने आपको पूरा का हाँ, वो पूरा तो की है सर। हाँ सर। बताया था। Yes. ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ऐसा करो कि फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मेरे को याद करवा के आप अपने केमिस्ट्री वाले ग्रुप में मेरे पास से हम्म मंगवा लो बेटा, है ना। तो हाँ एटलीस्ट और सर। सर वो क्वेश्चन कम हो जाएंगे तो और आपको एक और आइडिया वो ये तो पहले करने हैं। हाँ बोलो। हाँ सर, और थियरी में देखो वो फर्स्ट ऑर्डर थियरी के में जीरो हाफ ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड। डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, आर्हेनियस हाँ, इक्वेशन हाफ का लाइफ पीरियड। डेरिवेशन। ठीक है। कोलिजन थियरी आपसे पूछ सकता है कि कोलिजन थियरी क्या थी। शॉर्ट नोट। ठीक है। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा और आपको बोलेगा हम्म कि इसका रेट कांस्टेंट लिख के बताओ। बस ऐसे टाइप के क्वेश्चन। अगर आपको याद हो तो T99% और T90% वाला एक डेरिवेशन मैंने आप लोगों को हाँ, करवाया था। वो 9.18। हाँ सर। हाँ T90% और T50% वाला एक था, है ना। तो ये सारे हम्म क्वेश्चन जो है वो सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। बस हम्म थियरी में और तो क्या पूछेगा बेटा, फैक्टर्स हाँ अफेक्टिंग बस रेट पर ऑफ हो ही रिएक्शन। कम है थियरी तो इसमें। थियरी तो कम है इसकी, हाँ, है ना। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है और अब तक यही हाँ सर, देखा गया है कि बोर्ड में न्यूमेरिकल ही पूछ रहा है। ये साल उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन पूछ लिया था बेटा। इंटीग्रेशन वाली। हाँ अच्छा। हाँ इंटीग्रेटेड रेट हाँ इक्वेशन, हाँ के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी वाला, हाँ लॉग ऑफ सर, आर। वो मुझे कोई बात नहीं, मैं कल मुझे डाउट है वो थियरी में, मैं कल पूछ लूंगा, अभी तो रिकॉर्डिंग चल। तो रिकॉर्डिंग बंद भी करवा सकते हैं वैसे। ठीक है चलना, कोई कल पूछ लेना। ठीक है। मैं ओके आपको सर। PDF भेज दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, प्रोवाइडेड आप लोग मुझे याद हाँ करवाओगे। सर। ऐसे हम्म Yes, sir. अपने जो केमिस्ट्री वाला ग्रुप है सर उसमें वो आप मुझे याद करवा देना। हाँ अभी पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, कि वो जो हम लोग को डिसाइड करते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये हम्म सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, बराबर। हम्म वो एक्स के बोल आगे। ऊपर के जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज से। नहीं यूनिट से भी निकाल सकता है बेटा, सीधा सीधा हाँ, यूनिट से यूनिट निकाल से भी लेने का निकाल। तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। हाँ यूनिट मोल। सेकंड इनवर्स रहेगी तो हाँ फर्स्ट सर। ऑर्डर सेकंड इनवर्स ही रहेगी हमेशा। हाँ सर, वो भी है, वो तीनों जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड रिएक्शन आपने वो बस। लिखवाई थे यूनिट्स। हाँ हाँ बस, तो फर्स्ट ऑर्डर ओके ही आएगी ज्यादातर, फर्स्ट ऑर्डर आएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है। जीरो ऑर्डर बाई चांस कभी रही तो यूनिट देख के हम पहचान सकते हैं। ओके,
बस और थैंक यू। और वो कुछ नहीं, वो सर अगर या शायद यूनिट नहीं दी और वो एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाला तो कॉन्सेंट्रेशन से निकालना है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू के ऊपर नहीं आएगा बेटा क्वेश्चन आप लोग को, तो इतना सारा नहीं कैसे कर पाओगे आप एक साथ में? क्योंकि आप लोग को इक्वेशन लगाने के पहले के लिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर। पहले तो वही है ना सर, वो जो उसमें ही डाउट है कि फिर नहीं दिया तो क्या करेंगे नहीं नहीं, इसमें। दिया ही रहेगा बेटा, या तो आपको पूरा लिखा रहेगा कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर, और अगर नहीं हाँ दिया है तो मतलब के उसमें की वैल्यू सीधे। आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा ना, सिर्फ नहीं, ऐसे ही। आइडेंटिफाई कभी भी नहीं करना है बेटा आपको। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ वो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ऐसा। वो एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग तीन तीन इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, वैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हम्म। हैं, है ना, कि दिस ओके। रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की है, बी के रिस्पेक्ट में कितने ऑर्डर की है, तो वो पूरा का पूरा आपको एक्सपेरिमेंट का टेबल बना के देगा, और उसमें वो हम्म। 3 एक्सपेरिमेंट करे हुए रहेंगे, ए के अलग हाँ। अलग कॉन्सेंट्रेशन लिया होगा, और आपके के हम्म। के वैल्यूज गिवन होंगे बेटा। तो आप उसके हाँ। हिसाब से आप पर्टिकुलर 3 इक्वेशन बनाओगे, और वो 3 इक्वेशन को हम्म। एक्स और वाई के लिए सॉल्व करोगे, तब आपका आंसर आएगा बेटा। तो वो एक अलग लेवल ऑफ हाँ सर। क्वेश्चन है। फर्स्ट हाँ ऑर्डर सर। की बाकी क्वेश्चन में आपको हिंट दे दी जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं। हम्म। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो, यस हाँ सर। सर। ओके, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बेटा, बाय सर, थैंक Hi, यू सर। sir. बाय बेटा।